नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गतिक विद्युत वाहक बल। इस वीडियो में आप गतिक विद्युत वाहक बल के साथ में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक के अंदर उत्पन्न प्रेरित धारा का व्यंजक देखेंगे, प्रेरित आवेश का व्यंजक देखेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व मैं इस चैप्टर में पढ़ी गई कुछ बातें आपको याद दिलाता हूं जो इस वीडियो में इस टॉपिक में यूज आएगी। तो विद्यार्थियों, हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग तथा नियमों में यह देख लिया था कि यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित हो जाती है, धारा प्रवाहित होती है। देखिए कैसे, ये जैसे हमारे पास में कोई कुंडली है, ये हमारे पास में क्या है, कोई कुंडली, और इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए हमने यहां पर ये एक चुंबक ले ली है और इस चुंबक से निकलने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस कुंडली में से भी पारित हो रही है। किसमें से जा रही है? इस कुंडली में से भी होकर जा रही है। यदि इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होता है, किनमें बदलाव हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, बी में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, फाई बी में भी परिवर्तन होगा। और जब फाई बी में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ई से पुट करते हैं। यह हमने पहले नियम में पढ़ लिया था। विद्यार्थी, दूसरे नियम में हमने यह पढ़ा था कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर होगा। ई बराबर होता है माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी, जहां एन उस कुंडली में फेरों की संख्या, फाई बी उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और ये जो नेगेटिव साइन है वो लेंज के नियम से लिया गया है जो हमें ये बताता है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। तो ये फेराडे के दूसरे नियम से हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, ई बराबर माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ये सारी चीजें अब हम यूज में लेंगे। यहां पर विद्यार्थियों, हमने पहले क्या देखा कि जब किसी स्थिर कुंडली को हमने स्थिर रखा था और चुंबकीय क्षेत्र में उसमें परिवर्तन किया था तो उस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, धारा प्रवाहित हो गई। गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र एक समान ले लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं करना है, आप उस कुंडली को ही, कुंडली के क्षेत्रफल को ही बदलो, चालक गतिशील करवा दीजिए और उस गतिशील चालक के अंदर भी क्या हो जाएगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसे हम गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक के अंदर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक हम यहां पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेकर चलेंगे और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक चालक लेकर चलेंगे। तो देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम यहां पर ये क्रॉस के साइन दिखा रहे हैं। ये जो आप लोग क्रॉस के साइन देख रहे हैं वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं जिसकी डायरेक्शन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। जो क्रॉस के साइन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं जिसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। इतना समझ में आ गया विद्यार्थियों?
ये जो क्रॉस के साइन है वो किसको बता रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं। ये जो बी है वो चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। मैं यहाँ पर थ्योरी ज्यादा पुट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और यदि इस टॉपिक की थ्योरी आपको चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आप इस टॉपिक के, इस चैप्टर के संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमने ले लिया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम रखेंगे एक ऐसे यू आकार का चालक। ये हमारे पास में एक यू आकार का चालक है, और इस यू आकार के चालक पर एक अन्य चालक रखेंगे जो इस यू आकार के चालक पर आगे पीछे खिसक सकता है। ये जो चालक है इसको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू, और इसको मैं नाम दे देता हूं आर एस। तो ये जो चालक है ये यू आकार का, वो स्थिर अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में, जबकि चालक पी क्यू गतिशील अवस्था में लेकर चलेंगे। क्लियर? ये सारे के सारे चालक हैं। ये क्या है? चालक हमने आप लोगों को दिखाए हैं। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। समझ आ गया? यहां पर हम ये जो चालक है आर एस है, इसकी लंबाई हम लेकर चलेंगे एल। कितनी लंबाई लेकर चलेंगे? एल। और किसी क्षण विशेष पर क्यू आर की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लेकर चल रहे हैं अक्ष से, और ये जो चालक पी क्यू है वो इस डायरेक्शन में हम कंसीडर कर लेते हैं v वेग से गति कर रहा है। देखो विद्यार्थी, यदि आप लोगों को डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मेरी बात को सुन लीजिए। हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रखा है यहां पर, और इस यू आकार के चालक को भी स्थिर रखा है। अब इस चालक PQ को उधर गति करवा रहे हैं, इस डायरेक्शन में गति करवाएंगे। तो इस डायरेक्शन में जब ये चालक गति करेगा तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र, ये जो क्लोज लूप बन रहा है PQRS, इस क्लोज लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस की संख्या में परिवर्तन होगा, और यहां पर उनमें कमी आ रही है। यहां पर उनमें क्या आ रही है? कमी आएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आ रहा है, उसमें कमी आ रही है। तो इससे क्लोज लूप से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इट मींस इस क्लोज लूप के अंदर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये जो चालक PQ है, इस चालक PQ के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम गतिक विद्युत वाहक बल कहेंगे। जिसे क्या कहा जाएगा? गतिक विद्युत वाहक बल कहा जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, किसी क्षण पर PS या QR की जो डिस्टेंस है वो है अक्ष, और PQ या आप ले लीजिए RS, इसकी डिस्टेंस है L। कितनी है डिस्टेंस? ये हमने एक आयताकार क्लोज लूप लिया है PQRS। इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब हम इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स यहां पर देख लेते हैं कि कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है, और फिर इस कुंडली में जो भुजा PQ है इसके ऊपर है, इसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है वो भी यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, बोर्ड पर नजर रखिए। हमारे पास में जो कुंडली है उसमें भुजा PQ v वेग से गति कर रही है। कितने वेग से गति कर रही है? भुजा PQ v वेग से गति कर रही है। तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से जुड़ा हुआ, संबद्ध का मतलब क्या है? कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से पुट कर रहे हैं, जो कि B इंटू ए होता है। B यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, A उस कुंडली का क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पर इस डायग्राम में आप देखिए कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? कुंडली का क्षेत्रफल, तो जो कुंडली है वो आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो यहां पर
फाइव बी का मान आ गया बी एल अक्स, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 इसे हम दे देते हैं। यहां तक आ गया समझ में। अब फैराडे के दूसरे नियम से हम क्या जानते हैं, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से हम ये जानते हैं कि उस कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस में एन डी फाइव बी अपॉन डी टी होता है। यहां पर एन बराबर है 1, एन बराबर कितना है 1, क्योंकि कुंडली में सिर्फ एक ही फेरा है। यहां पर एन क्या होता है, फेरों की संख्या, तो एक ही फेरा है तो एन बराबर 1 हो गया। फाइव की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां पर, फाइव बी की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। तो देखिए रख दीजिए माइनस में एन, तो देखिए विद्यार्थी यहां पर इस एन की वैल्यू तो हो गई है 1 डी फाइव बी अपॉन डी टी, तो डी बाई डी टी, यहां पर फाइव बी की वैल्यू है बी एल अक्स, बी एल अक्स माइनस में 1 पढ़ाइए। बी और एल का मान चेंज नहीं हो रहा है, बी और एल का मान तो फिक्स है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया, ये वाली भुजा एल है तो एल ही है, केवल ये अक्स बदल रहा है, अक्स कम हो रहा है, समय के साथ में अक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन, और इसमें कमी हो रही है, इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो देखिए ये हमारे पास में डिफरेंशिएशन के अंदर ये रह गया dx बाई dt। अब इसे dx बाई dt को आप लोग समझेंगे, देखो ये है दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन, ये जो दूरी में परिवर्तन है वो वेग को रिप्रेजेंट करता है। अक्स का मान समय के रेस्पेक्ट कम हो रहा है, तो जो अक्स में परिवर्तन की दर होती है वो वेग के बराबर होती है। वेग को हमने यहां पर v से लिखा है, इस चालक का वेग ही इस अक्स में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर dx बाई dt ये वेग को बताएगा, और ये जो वेग होगा वो ऋणात्मक होगा, या समय के रेस्पेक्ट इस अक्स की वैल्यू में कमी आएगी, इसलिए dx बाई dt को हमने माइनस v से लिखा है। तो यहां पर देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, e बराबर माइनस में बी एल, और dx बाई dt के स्थान पर हम माइनस v पुट कर देंगे, तो e बराबर हमारे पास में क्या आ गया, बी एल वी आ गया है, बी एल वी हमें प्राप्त हो चुका है। तो विद्यार्थियों इस चालक PQ के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो हो गया है BLV। इसे आप अच्छे से दिमाग में फिट बैठा लीजिए, ये मैंने समझा दिया कैसे आया है, और ये आ चुका है, इसी को ही हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस L लंबाई के चालक में जो कि v वेग से इसमें गति कर रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाएगा BLV के इक्वल, BLV के इक्वल उत्पन्न हो जाएगा। इसी विद्युत वाहक बल को ही हम क्या कहते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आपको एक अन्य मेथड से भी बताऊंगा कि इस गतिक विद्युत वाहक बल का मान है BLV ही होता है। दूसरा मेथड हम लेकर चलते हैं, समझेंगे आप लोग, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। विद्यार्थियों हम प्रेरित विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए दूसरे मेथड का प्रयोग करेंगे। हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो चालक PQ है इसमें कोई आवेश स्मॉल q मौजूद है, ये तो कैपिटल Q है। इस चालक PQ के अंदर हम स्मॉल q आवेश कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर कोई स्मॉल q आवेश मौजूद है, ये हमने किसी बिंदु पर स्मॉल q आवेश मान लिया। विद्यार्थी ध्यान देना, ये जो आवेश स्मॉल q है, जब ये चालक गति करता है तो इस आवेश स्मॉल q की भी गति होती है। चालक v वेग से गति कर रहा है तो स्मॉल q आवेश भी v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो इस आवेश स्मॉल q के ऊपर एक बल काम करेगा। इस आवेश स्मॉल q पर क्या काम करने वाला है, एक बल काम करने वाला है। उस बल की वैल्यू क्या होगी, देखिए बल किधर काम करेगा, इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। मैं आपको एक बार फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम है क्या वो आपको बता देता हूं, सुन लीजिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं। तो तीनों को मैंने एक दूसरे का लंबवत कर लिया है। यदि तर्जनी, ये जो अंगुली है इसको तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं, ये अंगूठा आप लोग जानते ही हैं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा
आवेश के वेग की दिशा में, तो अंगूठा उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो है अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड तो किधर है, अंदर की ओर। देखिए मैंने हाथ को इस तरीके से व्यवस्थित कर लिया है, ये जो अंगुली है वो तो है अंदर की ओर, क्लियर। ये जो अंगुली है वो आवेश के वेग की दिशा को बता रहा है, और ये जो अंगूठा है वो है नीचे की ओर। अंगूठा नीचे की ओर है, इसका मतलब इस आवेश Q के ऊपर नीचे की ओर बल लगेगा। आवेश के ऊपर बल किधर काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा। आवेश Q के ऊपर नीचे की ओर बल काम करेगा, तो यहां पर देखिए इस पर बल इधर काम करेगा, तो ये जो आवेश स्मॉल q है वो इस P से कैपिटल Q की ओर गति करेगा। ये जो आवेश है वो इधर से इधर की ओर गति करेगा। आवेश गति कर रहा है, इट मींस इसमें से धारा बह रही है। आवेश गति कर रहा है, इसका मतलब इसमें से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, और उससे धारा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, P Q, फिर इधर भी चलेगी। ये तो क्लोज लूप है, तो इस तरीके से धारा इसमें प्रवाहित होगी, P Q R S दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ये मैंने एकदम क्लियर कर दिया है कि आवेश Q किधर गति करेगा, ये भी मैंने आप लोगों को एकदम क्लियर कर दिया है। समझ आ गया होगा यहां तक। तो विद्यार्थियों, आवेश Q पर लगने वाला बल कितना होगा। आवेश Q हमने चालक PQ के अंदर कंसीडर किया है, तो इस आवेश स्मॉल q पर लगने वाला बल क्या होगा, बोलिए विद्यार्थियों। इसे हम F से पुट कर दें या FM से पुट कर दें। बल का फॉर्मूला ये होता है, F वेक्टर बराबर Q इंटू में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और यहां पर इसको मैं परिमाण के रूप में यदि लिखूं तो QVB साइन थीटा हम पुट कर देते हैं। वैसे इस क्रॉस मल्टीप्लाई खोलेंगे तो n कैप और आएगा, ठीक है। मैंने यहां पर QVB साइन थीटा पुट कर दिया। यहां थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री, जो कि V और B के बीच का कोण है। V है इस बोर्ड के तल में, और B है मैग्नेटिक फील्ड जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो थीटा बराबर यहां पर कितना है, 90 डिग्री। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करेंगे तो F बराबर कितना आ गया, QVB आ गया। इसको मैंने फिर से इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। ये तो इतना बल काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है, आवेश पर काम कर रहा है। अब इस आवेश स्मॉल q को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य याद कर लेंगे कि भाई P से Q तक जाना चाहिए। P से कहां तक जाना चाहिए, Q तक। तो कितना विद्युत वाहक बल इसके सिरों पर क्रिएट होगा। तो आवेश स्मॉल q को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य, आवेश जो Q है उसको हम P से Q तक ले जाने में जो काम करते हैं वो काम कितना होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन। बल यहां पर है QVB और विस्थापन यहां से लेकर यहां तक आवेश को विस्थापन देंगे तो कितना विस्थापन हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। तो बल गुणा में विस्थापन मैंने यहां पर पुट कर दिया है। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया है, QVB इंटू में L। ये कार्य आ चुका है, किसकी वैल्यू आ गई है, कार्य की वैल्यू आ गई है, W का मान आ चुका है। क्लियर विद्यार्थियों, हम विभवांतर या विद्युत वाहक बल की जो डेफिनेशन है वो जानते हैं कि जो विद्युत वाहक बल या जो विभवांतर होता है E बराबर होता है W अपॉन में Q। जो आवेश गति कर रहा है W अपॉन में Q बिंदु P से Q तक जा रहा है। देखो एक तो है कैपिटल Q, ये तो है बिंदु चालक का नाम है PQ और स्मॉल q है आवेश। तो यहां पर W की वैल्यू पुट कर दीजिए, QVB इंटू L बट्टे में स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया, BLV रह गया, BLV। तो ये विद्युत वाहक बल जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है चालक PQ के अंदर प्रेरित हुआ है वो है BLV। हमने थोड़ी देर पहले भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो दोनों ही मेथड से, दोनों ही तरीकों से हमारे पास में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी वैल्यू BLV के इक्वल आई है। गतिशील चालक के अंदर ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसलिए इस विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल।
क्या कहा जाता है? गतिक विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब विद्यार्थियों हम यहां पर बात करेंगे कि जब ये गतिक विद्युत वाहक बल क्रिएट होता है तो हमने काम किया, वो काम कहां चला गया, मतलब हमारे द्वारा जो कार्य किया गया, हमारे द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा खर्च की गई, वो ऊर्जा कितनी खर्च की गई और वो ऊर्जा कहां चली गई, इसके बारे में अब यहां पर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि जो चालक PQ है इसको गति कराने में कितनी ऊर्जा का क्षय होता है, कितनी शक्ति क्षयित हो जाती है। हम ये जानते हैं कि जब ये चालक गति करेगा, PQ चालक जब गति कर रहा है तो इसके सिरों पर DLV विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, इट मींस इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होगा। और जब धारा प्रवाहित होती है तो हम ये कंसीडर कर लें कि कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारा की डायरेक्शन विद्यार्थियों P से Q की ओर होगी, क्योंकि स्मॉल q जो आवेश है वो P से Q की ओर जा रहा है। क्लियर? अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि जो चालक PQ है एक धारावाही चालक हो गया, और धारावाही चालक जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर भी एक बल लगता है। देखो आवेश गति कर रहा है तो आवेश पर बल लग रहा है, और चालक पूरा धारावाही चालक है, और धारावाही चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर भी एक बल काम करता है। उस बल की डायरेक्शन भी यहां पर हम देख लेंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो कि हमने बी लिया है में गतिशील धारावाही चालक पर लगने वाला बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है हमने, और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक PQ गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल, देखो बल का फॉर्मूला होता है I/L/B sin थीटा, और जहां पर ये जो थीटा है वो L और B के मध्य का कोण होता है। तो L ये रहा, B अंदर की ओर है, L और B के बीच का कोण यहां पर भी कितना है? 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू 90, तो I/L/B हमारे पास में बल की वैल्यू आ जाएगी। इसे Fm से पुट कर दीजिए। यहां पर थीटा बराबर कितना है? 90, क्योंकि L और B दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तत्पश्चात थीटा भी 90 डिग्री हो गया। Fm की वैल्यू आ चुकी है विद्यार्थी, इसकी वैल्यू आ चुकी है Fm की। ठीक है, अब इस Fm की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास में जो धारा है उसकी डायरेक्शन तो है नीचे की ओर। फिर से हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का ही प्रयोग करेंगे। देखिए अब की बार इसको किस तरीके से अप्लाई करना है कि जो तर्जनी है और मध्यमा है अंगूठा, इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखिए। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और जो मध्यमा है वो धारावाही चालक में धारा की दिशा में रखनी है। ये किसकी दिशा में होनी चाहिए? धारा की दिशा में। तो अंगूठा किसको बताएगा? बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर देखिए ये जो तर्जनी है वो अंदर की ओर हो गई और ये जो धारा है वो नीचे की ओर हो गई, तो अंगूठा इधर हो गया। अंगूठे की दिशा में इस पर बल काम करेगा। किधर बल काम करेगा? वेग की विपरीत दिशा में। ये जो Fm मैंने यहां पर दिखाया है वो इधर काम करेगा। क्लियर? और जो आवेश पर बल लग रहा था वो इधर काम कर रहा था। आवेश पर लगने वाला बल इधर काम कर रहा था, इस पूरे चालक पर लगने वाला बल वेग की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। ये जो I/L/B है वो है वेग की विपरीत दिशा में, वेग की विपरीत दिशा में। अब देखो इसको समझो तो ये जो चालक है वो तो गति कर रहा है इधर, इसे हम गति करवा रहे हैं, मतलब हम इसको धक्का मार रहे हैं तो ये एक समान वेग से इधर गति कर रहा है। क्लियर? कौन धक्का मार रहा है? हम मार रहे हैं, हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। क्यों काम करना पड़ रहा है?
क्योंकि इसके विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में बल लग रहा है। इस एफएम की डायरेक्शन इधर और हम धक्का मार रहे हैं इधर, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इस एफएम के विरुद्ध धक्का मार रहे हैं इसे। तो धक्का मारेंगे तो अब तो काम करना पड़ेगा, हमारे को जोर आएगा, कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल इधर काम कर रहा है, हम धक्का इसकी विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा। और वो जो काम है, उस काम में हमारे द्वारा ऊर्जा भी क्षयित होगी। और वो ऊर्जा कितनी होगी, देखिए, यदि ये एक समान वेग से गति करता है तो इधर की ओर लगने वाला बल और इधर की ओर लगने वाले बल दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इधर की ओर हमारे द्वारा लगने वाला बल है वो एफ एम होगा। कितना ही होगा, एफ एम के इक्वल होगा। हम भी उतना ही बल लगा रहे हैं, फिर ये जो एक समान वेग v से गति कर जाएगा, क्योंकि ये जब इसके अंदर एक्सेलरेशन 0 है तो इस पर लगने वाला जो टोटल बल है वो 0 हो जाएगा। टोटल बल 0 कब होगा, जब इधर एफ एम लग रहा है तो हमारे द्वारा लगने वाला बल भी उतना ही होना चाहिए, सेम उतना ही होना चाहिए। जब दोनों बल सेम होंगे तो ये जो v है वो नियत हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, नियत वेग से ये जो चालक छड़ है वो गति करेगी। क्लियर। तो देखिए, इस चालक छड़ को नियत वेग v से गति कराने में यांत्रिक शक्ति, हमारे द्वारा लगाई गई शक्ति कितनी होगी, तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। देखिए विद्यार्थी, क्या होगी, चालक PQ, चालक का नाम क्या है PQ, को नियत वेग v से गति कराने पर चालक पर लगाई गई यांत्रिक शक्ति को हम किससे पुट कर दें, P से, और ये होती है बल इंटू V। एफ वी की फॉर्म में लिखी जाती है। यहां पर बल को मैंने एफ एम से पुट कर दिया, तो एफ एम की जो वैल्यू है वो कितनी है, आई एल बी के बराबर है। अब मैं यहां पर आई की वैल्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आई है इसे चालक PQ से प्रवाहित धारा, और धारा बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल बट्टे में प्रतिरोध। ये जो मैंने स्मॉल r लिया है, स्मॉल r जो है वो है चालक PQ का प्रतिरोध। जो चालक PQ हम लेकर चले इसका प्रतिरोध है स्मॉल r। चालक PQ का प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r। तब धारा कितनी हो जाएगी, E बट्टे में R, और E का मान कितना है, BLV के बराबर। तो BLV बट्टे में R के बराबर है, BLV बट्टे में R के बराबर। तो देखिए, इस I की जगह में क्या पुट कर दूं, BLV बट्टे में R, यह आ गया। एक BLV यहां पर रह गया, BLV यहां पर रह गया। तो हमारे द्वारा जो शक्ति खर्च की जाती है P बराबर, वो कितनी आ गई है, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बट्टे में R। ये हमारे द्वारा खर्च की गई शक्ति आ गई है, हमारे द्वारा खर्च की गई शक्ति आ चुकी है विद्यार्थियों। यहां तक आप लोगों को समझ में भी आ जाना चाहिए। अब ये जो हमारे द्वारा कार्य किया गया, हमारे द्वारा जो शक्ति लगाई गई, वो शक्ति कहां चली गई, हमारे द्वारा जो ऊर्जा खर्च की गई वो कहां गई। तो हमारे द्वारा जो शक्ति लगाई गई उसकी वजह से इस चालक के अंदर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई। इस विद्युत ऊर्जा के कारण से इसमें से विद्युत का प्रवाह हुआ, और विद्युत का जब प्रवाह होता है तो उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का क्षय हो जाता है। किस रूप में होगा ऊर्जा का क्षय, उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का क्षय हो जाता है। वैसे हमने इन सभी कंडीशंस को आदर्श स्थितियां ली है कि भाई इस चालक PQ को हम इस युवाकार की चालक के ऊपर यदि हम गति करवाएंगे तो इनके मध्य का जो घर्षण है उसको हम 0 लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर कितना लेकर चल रहे हैं, 0। उस स्थिति में जो उसमें ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, कितनी खर्च होगी उसमें ऊर्जा, देखिए लूप में ये जो R है वो PQRS का ही प्रतिरोध है, पूरे का ही प्रतिरोध लिया है हमने,
यहां पर मैंने पी क्यू का ही लिखा है, पी क्यू आर एस का प्रतिरोध है। लूप में क्षयित शक्ति, लूप में क्षयित शक्ति, देखिए क्षयित जो शक्ति है उसको पी क्षयित में लिख रहा हूं यहां पर आई स्क्वेयर इंटू आर से पुट कर सकते हैं। आई स्क्वेयर, देखिए आपने शक्ति का एक फॉर्मूला आई स्क्वेयर इंटू आर भी पढ़ा होगा, तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी है, ये रही बी एल वी अपॉन में आर, तो बी एल वी अपॉन में आर, इसका स्क्वायर है इंटू में स्मॉल आर है, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और आर का स्क्वायर करेंगे तो इस आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। आप यहां पर देखेंगे जो शक्ति क्षय है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे में आर के तुल्य ही है। यहां पर हमने इतनी शक्ति लगाई, इतनी शक्ति ही क्षयित हो गई, तो हमारे द्वारा लगाई गई शक्ति कहां चली गई, उसमें ऊर्जा के रूप में क्षयित हो गई है। किस रूप में क्षयित हो गई है, उसमें ऊर्जा के रूप में क्षयित हो चुकी है विद्यार्थियों। अब हम बात यहां पर करने वाले हैं प्रेरित आवेश की, प्रेरित धारा की। प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश क्या है? अब हम यहां पर इस कुंडली में से बहने वाली जो धारा है उसका व्यंजक आप लोगों के सामने रखेंगे। वैसे हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको बता दिया है, E बराबर बी एल वी के रूप में क्रिएट होता है, और जो धारा है वो E बट्टे में आर, आर यहाँ पर संपूर्ण कुंडली पी क्यू आर एस का प्रतिरोध है, जिसे हम बी एल वी अपॉन में आर लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, अब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फैराडे के दूसरे नियम की सहायता से पुट कर रहा हूं। यदि हमें प्रारंभिक और अंतिम चुंबकीय फ्लक्स दे दें या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बता दें, तो उस कंडीशन में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा। देखिए E बराबर फैराडे के नियम से हम क्या जानते हैं, E बराबर माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी जानते हैं, माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी हम जानते हैं, अच्छे से हमने पढ़ रखा है, क्लियर। अब देखिए कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली से प्रवाहित धारा क्या होगी, E बट्टे में स्मॉल आर, E बट्टे में स्मॉल आर, E की वैल्यू ये रही, तो धारा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में एन बट्टे में स्मॉल आर डी फाई बी अपॉन डी टी आ चुका है। तो ये आ गई है प्रेरित धारा। ये कौन सी धारा आ गई है, कुंडली में प्रेरित धारा हमें प्राप्त हो चुकी है, क्लियर। विद्यार्थियों, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I बराबर माइनस में एन बट्टे में आर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी से भी पुट कर सकते हैं, जब समय बहुत बड़ा हो और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी उस कंडीशन में बड़ा ही होगा, तो डी की जगह हम डेल्टा का प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर। हम जानते हैं प्रेरित धारा को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेरित धारा, तो धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर, तो dq अपॉन dt से इसको पुट किया जा सकता है, I बराबर dq बाई dt से लिख सकते हैं। तो यहां पर हम प्रेरित आवेश, जो प्रेरित आवेश है dq, उसे हम क्या लिख देंगे, dq बराबर हम लिख देंगे I इंटू dt, I की वैल्यू ये रही, माइनस में एन बट्टे में आर, ये लिख रहा हूं मैं डी फाई बी अपॉन डी टी। देखो आई की वैल्यू ही माइनस में एन बाई आर डी फाई बी अपॉन डी टी, माइनस में एन बाई आर डी फाई बी अपॉन डी टी, ये तो आई की वैल्यू आ गई है। डी टी में यहां पर पुट कर देता हूं, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो डी क्यू बराबर क्या आ गया हमारे पास में, माइनस में एन बट्टे में आर डी फाई बी, एन बट्टे में आर डी फाई बी आ चुका है, क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों,
यदि हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ से समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में माइनस में n बाई आर डी फाइव बी। इधर से इंटीग्रेशन कर दिया और इधर से भी हमने इंटीग्रेशन कर दिया। और जैसे हम कंसीडर कर लेंगे प्रारंभिक मान है फाई का फाई वन, अंतिम मान फाई टू, तो Q बराबर जो कि प्रेरित आवेश है माइनस में n बट्टे में r फाई, और लिमिट कहां से कहां तक है, फाई वन से फाई टू तक है। क्लियर? तो देखिए अब थोड़ा सा मैं यहां से सीधा यहां पर लिख रहा हूं, देखिए ध्यान देना, Q बराबर माइनस में n बाई आर फाई टू माइनस फाई वन, इसको हम पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में प्रेरित आवेश का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला भी सही है, ये भी सही है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ है कि जब ये चालक गति करता है तो इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक आवेश भी प्रेरित हो जाता है। उसकी वजह से इस चालक के अंदर धारा का प्रवाह होता है। धारा की वैल्यू हमने दो फॉर्म में लिख दी, BLV अपॉन में R, इसके साथ में माइनस में n बाई आर डी फाइव बी अपॉन dt के रूप में भी लिख दिया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा कि गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी चालक के अंदर प्रेरित धारा की वैल्यू क्या होती है, साथ में हमने प्रेरित आवेश का भी व्यंजक यहां पर फाइंड आउट किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।